पाकिस्तान में हर गुर्दे के मरीज़ का एक बड़ा बेसिक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब मैंने डायलिसिस कब करवाना है। भाई डायलिसिस तो आपने करवाना है, पर अभी डायलिसिस से पहले बड़ी इन्फॉर्मेशन है। ये सवाल एक्चुअली निकलता है हमारे उस मासूम और मिस इन्फॉर्मेशन वाले कल्चर में से, जहाँ पे समझा जाता है कि सीकेडी स्टेज 4 के बाद होती है सीकेडी स्टेज 5 और उसके बाद फ़ौरन डायलिसिस। हालांकि ये भी गलत है। सीकेडी स्टेज 4 और 5 के दरमियान एक पूरी दुनिया होती है जिसको हम आज की एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और सीकेडी स्टेज 5 के बाद सीधा डायलिसिस नहीं होता, उसके बाद भी 3 चीज़ें होती हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट काउंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपने एक ट्रैवल स्टूडियो से अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। पाकिस्तान में डायलिसिस के बारे में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं और मैं काफ़ी परेशान हुआ जब मैंने यूट्यूब पे थोड़ी सर्च की कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन डायलिसिस के मरीज़ों के लिए, या जिसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं, उन मरीज़ों के लिए है। तो बिल्कुल भी कुछ ख़ास नहीं था। आज के एपिसोड में और अगली 2-3 एपिसोड में हम स्टेज 5 और इसके बाद की जो स्टेजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं स्टेज 4 से। वर्ल्ड स्टैंडर्ड में अमेरिका में होता क्या है, जब आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर फॉलोअप कर रहे होते हैं, आप स्टेज 3 क्रॉस करते हैं, 4 में आते हैं, और 4 के बाद जब आपका EGFR 20 के करीब आता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेज 5। लेकिन अब ये जो EGFR 30 और 15 के दरमियान का ज़माना है, जो कि कई सालों पर मुश्तमिल हो सकता है, इसको आप पिछली एपिसोड से भी लर्न कर सकते हैं। इस दौरानिए में बहुत कुछ होता है। सबसे अहम होता है मरीज़ों को किडनी क्लास दी जाती है, जिसमें गुर्दे के मर्ज़ के बारे में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया जाता है, क्योंकि यही वो स्टेज होती है जिसमें बड़ी बड़ी चेंजेस आती हैं गुर्दे के मरीज़ के लिए। स्टेज 3 में अगर मरीज़ ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ चले तो ना उसकी कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शंस हैं, ना ही उसकी कोई लिमिटेशंस हैं। लेकिन जब स्टेज 4 स्टार्ट होती है, स्टेज 5 की तरफ बढ़ रही होती है, तो वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा काम बन जाता है एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट। अब इस स्टेज पे, इस लेवल पे GFR 30 और 20 के दरमियान क्या होता है किडनी क्लासेस में। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है न्यूट्रिशन, फूड। फूड में अगेन वहाँ पे वो आपकी दालें नहीं बंद करते, गोश्त नहीं बंद करते, चावल नहीं बंद करते। वो मरीज़ को एजुकेट करते हैं कि आपके 3 बड़े इशू हैं। पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है फास्फोरस। अगर ये लेवल आपके हाई रहने शुरू हो चुके हैं तो आपने इन खुराकों को परहेज से खाना है, जिनमें पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम बहुत ज़्यादा है। अब उसके लिए आप गूगल पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, मुझे उसके बारे में यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी चीज़ के बारे में पेशेंट को एजुकेट किया जाता है, उसको समझाया जाता है कि कैसे आपने अपने पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम के इनटेक को देखना है। दूसरी होती है मेडिसिन। मेडिसिन गुर्दे के मरीज़ की कुछ ना कुछ चल रही होती है, लेकिन यही ज़माना जहाँ पे पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम और इसके साथ साथ पैराथायरॉयड हार्मोन, लो एसिड या बाइकार्बोनेट जो होता है, ये इशू बनना शुरू हो जाते हैं, तो मरीज़ की दवाइयों में कुछ इजाफा हो जाता है जो कि लाजमी है। जैसे उसको सोडामिंट की टैबलेट्स देना पड़ती हैं, उसके बारे में उसके कुछ सवाल होते हैं। उसको आयरन सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। उसको फास्फोरस लेवल कम करने के लिए फॉस्फेट बाइंडर्स लेने पड़ते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल अगर फास्फोरस को कंट्रोल करने से कम ना हो तो उसके लिए भी एक दवाई लेनी पड़ती है, जिसको हम अमेरिका में कैल्सिट्रायोल और इस तरह के केमिकल कहते हैं। पाकिस्तान में अल्फ़ा कैल्सिडायोल के नाम से आती है। इसके बारे में एजुकेशन होती है। और तीसरे नंबर पे जो मेन एजुकेशन होती है इन किडनी क्लासेस में, वो होती है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। यानी कि गुर्दे को जिस थेरेपी, जिस ट्रीटमेंट ने रिप्लेस करना है, उसको कहते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब ये
हीमोडायलिसिस भी हो सकता है, जो हमारा मशहूर ज़माना ट्रेडिशनल इन सेंटर हीमोडायलिसिस होता है। ये पेरिटोनियल डायलिसिस भी होता है, जिसकी कि पाकिस्तान में बड़ी किल्लत है बदकिस्मती से। हालांकि ये बेस्ट डायलिसिस की एक शक्ल है, और खुशकिस्मती से पाकिस्तान के लोगों ने मिलके ही, पाकिस्तान की कंपनी ने ही इसकी मशीन भी अमेरिका के बाद बनाई है। और हम इतने अनफॉर्चुनेट हैं कि हम इस मशीन को अपने ही मुल्क में यूज़ नहीं कर पा रहे। इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेवल पे कैंपेन चलाऊंगा, बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको प्रोटीन यूरिया, क्रिएटिनिन, किडनी डिजीज़ और बाकी सारे गलत जुगाड़ों से बचाने की कैंपेन चलाई है, और 2 साल में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद मैं पेरिटोनियल डायलिसिस की इम्प्रूवमेंट और उसका नंबर बढ़ाने के लिए कैंपेन चलाऊंगा, और इसमें मेरी किसी किस्म की किसी कंपनी के साथ कोई कमीशन नहीं है अभी तक। फिर आता है हमारा ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट के बारे में भी इसी तरह बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। अमेरिका में हम ट्रांसप्लांट की तैयारी करते हैं, EGFR 20 के करीब पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं ट्रांसप्लांट टीम की तरफ, क्योंकि जब उसका EGFR 20 या 20 हो जाता है तो वो ट्रांसप्लांट लिस्ट पे जा सकता है। और अमेरिका में ट्रांसप्लांट लिस्ट के जाने के 5 साल बाद, तकरीबन एवरेज 5 साल बाद आपका नंबर आता है जब आपको किसी का गुर्दा मिल जाता है। अनलेस कि आपका कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो आपको किडनी दे दे, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन जो एक आम शहरी है जिसको एक मुर्दा मरीज़ का गुर्दा मिलता है, जिसको हम कैडावर ट्रांसप्लांट कहते हैं, वो तकरीबन 5 साल लग जाते हैं। तो इन्हीं क्लासेस में ये सारी एजुकेशन होती है कि हीमोडायलिसिस के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या रिस्क हैं, बेनिफिट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस के क्या इश्यूज़ हैं, और ट्रांसप्लांट के क्या फ़ायदे हैं, रिस्क हैं, बेनिफिट हैं, क्या इश्यूज़ हैं। एपिसोड के दूसरे हिस्से में सबसे इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ चलते हैं कि मैंने डायलिसिस स्टार्ट कब कराना है। तो इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं वो ये रिकमेंड करती हैं कि आपने डायलिसिस को डिले करना होता है, इसको कहते हैं अर्ली वर्सेस लेट। तो साइंसदान ये स्टडी कर चुके हैं कि अगर हम गुर्दे के मरीज़ को बड़ा अर्ली में भी लेट स्टेज 4, 15, 20 EGFR पे डायलिसिस स्टार्ट करें, या हम आखिरी मिनट तक इंतज़ार करें कि उसका डायलिसिस स्टार्ट करें। वो आखिरी मिनट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोनों का फ़ायदा देखा गया, और देखा गया कि दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। तो फिर वाई बॉदर कि हम अर्ली डायलिसिस स्टार्ट करें, मरीज़ को कॉस्ट भी लगाएं, मरीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा दें। तो क्यों ना हम उसके अगर कुछ महीने, कुछ साल निकाल सकते हैं डायलिसिस के बगैर, तो हम एंड की तरफ जाके शुरू करेंगे। अब वो एंड क्या है, ये आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। और ये मैं बड़ा दुखी हुआ देख के कि इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं थी किसी किस्म की भी यूट्यूब की वीडियो में कि आपने बेसिकली डायलिसिस स्टार्ट कब कराना होता है। स्टेज 5 CKD आपकी स्टार्ट हो जाती है EGFR 15 मिलीलीटर पर मिनट पे, जिसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ भी कहते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने अभी डायलिसिस स्टार्ट करा देना है। डायलिसिस स्टार्ट करने के 2 मेन बड़े हिस्से होते हैं जिनकी बेसिस पे आप डायलिसिस स्टार्ट कर सकते हैं, या आपको करना पड़ जाता है, करना चाहिए। पहला है सिम्टम्स, यानी कि जिस्मानी अलामात। उनमें बहुत ज़्यादा थके थके रहना, आपका सांस फूल जाना, बहुत ज़्यादा खारिश का होना, भूख लगना कम हो जाना, और फिर इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाना। ये वो अपेरेंट मोटी मोटी सिम्टम्स हैं जिन पे आप नज़र रख सकते हैं। अब अगर आपको चेस्ट पेन शुरू हो गई है, आप बेहोश हो गए हैं, जो कि पाकिस्तान में गुर्दे के मरीज़ होते हैं तो डायलिसिस स्टार्ट करते हैं, तो वो बहुत लेट है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। लेकिन ये जो बाकी सिम्टम हैं, ये हल्की फुल्की टॉक्सिसिटी इंडिकेट करती हैं। हो सकता है किसी को ये अलामात EGFR 12 पे आ जाएं, हो सकता है किसी को EGFR 5 पर जाके आएँ, लेकिन इन अलामात की बेसिस पे आप डायलिसिस स्टार्ट करते हैं। फिर कुछ अहम लैब्स होती हैं, वो भी अगर अपने नंबर से बहुत ज़्यादा कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं तो उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इसीलिए CKD स्टेज 4 और 5 के मरीज़ को हर महीने ये बेसिक लैब्स करवाते रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की मदद से आपको पता चलेगा कि अब आपका डायलिसिस स्टार्ट करवाने का टाइम हो गया है कि नहीं। अब ये लैब्स क्या हैं? सबसे पहले पोटेशियम। आपका पोटेशियम लेवल नीचे आएगा ही नहीं,
आप पोटेशियम खुराक में बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप इवन पोटेशियम लेवल को कम करने वाली दवाइयाँ भी ले लें, उसके बावजूद आप एक दिन दवाई नहीं लेंगे, पोटेशियम लेवल 5.5, 6, 7 पे रहना शुरू हो जाएगा। लीथल है, आपकी डेथ हो सकती है, आपको इमीडिएट डायलिसिस स्टार्ट करना चाहिए। फास्फोरस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहना शुरू हो जाता है। अगेन आप फॉस्फेट बाइंडर्स ले रहे हैं, आप खुराक में फास्फोरस को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका फास्फोरस लेवल कम नहीं हो रहा। बाइकार्बोनेट लेवल, जिसको HCO3 लिखा होता है, ये आपका बहुत कम रहना शुरू हो जाता है। मेरा भी पेशेंट है, ये तकरीबन पिछले 12 से 18 महीने से मेरे साथ हर मंथली अपने टेस्ट करा के फॉलो कर रहे हैं। इनका मैं आपको दिखाता हूँ। इनका बाइकार्बोनेट लेवल अब ऊपर नहीं आ रहा, दिन में 8-10 सोडामिट की गोलियाँ खाने के बावजूद। ये मुझे बताता है कि इनकी किडनियाँ बिल्कुल एसिड को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो इनको फ़ौरन डायलिसिस स्टार्ट करना चाहिए। और इसी की बेसिस पे दूसरे नंबर भी साथ शामिल हैं, लेकिन इसी की मेन बेसिस पे मैंने इनको पुश किया है कि इन्होंने इसी हफ्ते डायलिसिस स्टार्ट करवा देना है, हालांकि उनको उसके अलावा कोई बॉडी सिम्टम नहीं है। इसी तरह पैराथायराइड हार्मोन, वो आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है और बेहतर नहीं हो रहा फास्फोरस कंट्रोल करने के बावजूद। और आखिर में आपका हीमोग्लोबिन या ब्लड का जो काउंट है वो बेहतर नहीं हो रहा। आप एरिथ्रोपोइटिन ठोकते जा रहे हैं, उसके बावजूद आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ रही है, ब्लड नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब है कि आपका गुर्दा रबड़ बन चुका हुआ है और एरिथ्रोपोइटिन वो नहीं बना रहा। तो काइंडली अब आप डायलिसिस स्टार्ट करें, टॉक्सिन्स के लेवल को बेहतर करें, गुर्दे को थोड़ा सा सांस मिलेगा और वो शायद थोड़ा सा एरिथ्रोपोइटिन बनाना शुरू कर दे। यहाँ तक तो मैंने बार बार डायलिसिस का लफ्ज़ शुरू कर दिया आपकी आसानी के लिए, लेकिन एक्चुअली मेन लफ्ज़ होना चाहिए रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। यानी कि आपको जब ये सिम्टम आ गई, ये अलामात आ गई, ये नंबर ख़राब होने शुरू हो गए, बल्कि आप इस डायरेक्शन में जब चलना शुरू हुए, तो आपको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की तैयारी करनी चाहिए, जिसमें हमारा हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, ट्रांसप्लांट। अब उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, क्या जब डायलिसिस स्टार्ट होगा तो ये हमेशा के लिए लग जाएगा? ये लगने वाला मुझे उर्दू में थोड़ा चेक करना पड़ेगा। लगने से क्या मतलब है, हमारी सारी जो लगने वाली चीज़ है ना वो लग जाती है। जैसे दवाई लग जाएगी जी, बिल्कुल दवाई अगर आप ज़ाहिर बात है बीमार हैं तो लग ही जाएगी, स्पेशली अगर ये दायमी मर्ज़ है। इसी तरह जब डायलिसिस है तो वो रिप्लेसमेंट है, यानी कि जब आपका गुर्दा काम नहीं कर रहा और आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं किसी तरीके के साथ अपने खून को साफ़ करने के लिए, तो वो आपको, अगर आप उसको कहते हैं लग जाएगा, तो जी बिल्कुल लग जाएगा। आपका अब सर्वाइवल ही उस पे मुनहसर है। यानी कि आप डायलिसिस करवाएंगे तो आपका खून साफ़ होगा, नहीं करवाएंगे तो आपके जहरीले मवाद इकट्ठे होते जाएंगे बॉडी में और आपकी डेथ हो सकती है। एपिसोड को कंक्लूड करते हैं कि जब आप स्टेज 4 से 5 की तरफ जा रहे होते हैं तो आपने अपने गुर्दे के मर्ज़ की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा कर देना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है और रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की तैयारी करनी है। इससे अगले एपिसोड में हम, बल्कि कुछ एपिसोड मिला के मैं इन 3 रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी को डिस्कस करूँगा। हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, इनमें क्या फ़र्क है, इनमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और आपको कौन सा वाला चूज़ करना चाहिए। तब तक मुझे आपकी ओपिनियन, आपके कमेंट्स, आपके डिस्कशन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।